हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों है ना, हम लोगों ने पिछले क्लास में मैथमेटिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा था और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैंने सिखाने की कोशिश की और आप लोग को वीडियोस काफ़ी अच्छे भी लगे और पसंद भी आए, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी मैथमेटिक्स के है ना जो भी चैप्टर आपके अभी पढ़ाए जा रहे हैं उस दरमियान अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने के दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो आप जस्ट उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। बाकायदा आपको टाइप करने आता है तो आप आराम से टाइप करें दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन टाइप करें, पेज नंबर लिखें, जिस किताब से है आप क्वेश्चन खाली लिख दें कि पेज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, है ना। अगर आपके 10 प्रॉब्लम है तो आप 10 प्रॉब्लम लिखिए दोस्तों कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं बाकायदा एक डाउट क्लास लेकर वीक में एक दिन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाऊंगा स्टूडेंट प्रॉब्लम्स या स्टूडेंट डाउट के क्लासेस से, ठीक है। पर्सनल मैसेज दोस्तों न करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि होता है क्या चीज़ कि एक बार में मैं एक ही लड़का या लड़की को समझा पाता हूँ और वही लड़का या लड़की बेनिफिट भी ले पाता है। बाकी बच्चे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काफ़ी डाउट होता है, तो अगर मैं डिस्कस करूँगा तो ओवरऑल सारे बच्चे को सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में, है ना, लाइक शेयर के नीचे ही रहता है ना बगल में कमेंट बॉक्स, आप वहाँ जाइए और अपने क्वेश्चन को टाइप करें और प्रॉब्लम पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर का हेडिंग दीजिएगा कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्या क्या कंडीशन है सो दोस्तों, तो आप पहले जनरल फॉर्म अगर इक्वेशन का लिखें तो जिस तरह से आपने देखा था सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब लगाते हैं जब राइट साइड 0 होता है और कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन भी तब लगाते हैं जब राइट साइड 0 होगा। तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसका मतलब 2 इक्वेशंस होगा। जनरल फॉर्म में हम लिख रहे हैं दोस्तों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला कंडीशन है, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन इसी के नीचे लिखें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा कंडीशन। अब आपके यहाँ पे लिखेंगे, है ना, द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो कब कहेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा दोस्तों, है ना, इफ़, है ना, इफ़ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ से समझिएगा कि सर ये व्हाट इज़ a1 a2 b1 b2, तो a1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, और a2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। सेकेंड इक्वेशन का ये x का कोफिशिएंट है, ये x का, है ना। फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1 है, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b1 है, सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b2 है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है दोस्तों। पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म c1, सेकेंड का है c2। तो अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको कंडीशन याद रखना होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसी भी, है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब a1 बाई a2 का रेशियो नहीं बराबर आना चाहिए b1 बाई b2 के रेशियो के, ठीक है। अभी आप लिखते चलें, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, अगर अब दूसरा कंडीशन है हैज़ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहा तब क्या कंडीशन होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर a1 अपॉन a2 का रेशियो बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के रेशियो और बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2 के रेशियो को। और याद रखिएगा इस इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। तो अगर इनफिनाइट ना दे के कहेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो अभी आपका कंडीशन यही होगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा आप लोग लिखेंगे हैज़ अ नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होगा दोस्तों, तो उसके लिए कंडीशन लिखिएगा कि सर a1 अपॉन a2 का रेशियो बराबर तो आएगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन नहीं बराबर आएगा c1 अपॉन c2 के। और याद रखिएगा इस नो सॉल्यूशन का एक और नाम है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और चौथा आप लोग लिखिएगा फ्रेंड्स कि हैज़ अ
नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। अगर सर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो इस केस में कंडीशन लिखिएगा कि A1/A2 का रेशियो बराबर होता है दोस्तों B1/B2 के। तो ये चार तरह का कंडीशन आपको पढ़ना है। यूनिक सॉल्यूशन में नॉट इक्वल टू होता है, जबकि नॉन जीरो सॉल्यूशन में इक्वल टू होता है दोस्तों। इन्फिनाइट में सब रेशियो इक्वल होते हैं, जबकि नो सॉल्यूशन में जो होता है कांस्टेंट टर्म आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है ना। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट के भी नाम से जानते हैं, और है ना नो सॉल्यूशन को हम लोग दोस्तों इनकंसिस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। तो कोई भी पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर राइट साइड कोई टर्म है तो सारे टर्म को आप लेफ्ट साइड उठा के लाएं, राइट साइड जीरो, ऑलवेज जीरो ही होना चाहिए, तब आप कंडीशन लगाइएगा दोस्तों, है ना। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि आपने कंडीशन नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक एक कर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और तब तक सिखाऊंगा मैं जब तक कि आप सीख नहीं जाते हैं। ठीक है, आइए, है ना, सारी चीज़ को मिटा दिया जाए। ठीक है ना, और इसको याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है ना, कंडीशन अगर याद रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कंडीशन याद नहीं रहेगा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे जितने भी सारे कंडीशन हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। एक एक कर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे और सीखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे पहला टाइप पूछेगा टाइप 1 में सो दैट करके, जैसे ये हुआ टाइप 1 में, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है दोस्तों, वो लिखिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहला है क्वेश्चन 2x + 5y = 17, 5x + 3y = 14। ये हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, आगे में लिखा हुआ है हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है दोस्तों तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन, तो आप सॉल्यूशन भी फाइंड करके बताएं कि क्या होगा सर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको सो दैट करना है कि यह दोनों इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, और साथ साथ में अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो भाई सॉल्यूशन तो एग्जैक्ट होगा ही होगा। तो आइए पहले सीखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करें। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखिएगा दोस्तों, गिवन इक्वेशंस क्या क्या है। तो 2x + 5y + 17 इधर आएगा तो आप बोलेंगे सर -17, और इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे 5x + 3y लिखें, +14 इधर आएगा तो -14 हो जाएगा दोस्तों, है ना। और ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे हेयर, आप A1/A2 का रेशियो निकालिए। तो A1 क्या था दोस्तों, पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट बोलने का मतलब ये हुआ साइन के साथ, तो चूंकि सारे टर्म पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है ऊपर में, तो +2 है। नीचे में x का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, तो 5 है। एंड अब यहाँ पे B1/B2 निकालिए। तो B1 जो था पहले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट यहाँ देख रहे हैं ना 5 है, तो आपने 5 लिखा। B2 देखिए तो सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो आपने 3 लिखा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों कि A1/A2 का रेशियो जो है वो बराबर नहीं है सर किसके, B1/B2 का, क्योंकि A1/A2 का रेशियो है 2/5, जबकि यहाँ पे है 5/3, तो नॉट इक्वल टू है। तो तुरंत आपने कहा कि सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो देयरफॉर, है ना, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर हुआ दोस्तों। अब आपने ये पार्ट शो कर दिया कि हाँ भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया दोस्तों, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए, नाव करके लिखिए
क्या था आपके पास इक्वेशन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, है ना, 17 था। और एक इक्वेशन था आपका 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 था, ठीक है ना। तो अब आप चाहें तो या तो x को सेम कर लीजिए या तो y को सेम कर लीजिए, ठीक है ना। अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको अगर हम सेकंड मान लें, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हमको सेम करना है तो नीचे x के बगल में क्या है, 5 है ना दोस्तों, क्या है 5। तो इस इक्वेशन को 5 से गुना कीजिए अगर हम लोग x को सेम करना चाहते हैं। और यहाँ x का बगल में क्या है, नंबर 2 है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। जैसे ही आप गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10x, 5 5 ज़ा 25y, है ना। और यहाँ हो जाएगा 85, और ये आपका आ गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। यहाँ 25 था दोस्तों, अच्छे से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10x प्लस हो जाएगा 3 2 ज़ा 6y, ठीक है दोस्तों, 6y, और फिर हो जाएगा 14 2 ज़ा 28। तो ये आपका आ गया फोर्थ इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने कुछ नहीं किया, 5 से ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया गया, 2 से ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि साइन अल्टरनेट रहेगा तभी तो कटेगा दोस्तों। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट किए। अब देखिए पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, नेगेटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। 25 में से 6 घटाइए, 15 में से 6 हो गया 19y। और यहाँ देखिए पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, नेगेटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5। आपने काटा और y का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, है ना। तो आपके पास y का वैल्यू आ गया। जैसे ही y का वैल्यू आया तो आपके पास 4 इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दिए, है ना। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। आइए दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, आप बोलेंगे सर 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू 17 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे y का वैल्यू 3 पुट करना है, तो पुट करेंगे दोस्तों, तो 2x 5 3 ज़ा 15 बराबर हो गया 17 के। अब यहाँ से आया 2x बराबर 2, कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, ठीक है। तो आपका लास्ट में आप आंसर लिख देंगे, हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। तो बड़ा इजी है। अगर सो दैट करने के लिए जब भी आए तो अलग अलग आप रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। अगर रेशियो बराबर है तो बराबर देके चलेंगे, अगर रेशियो बराबर नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन यही तो होता है कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, तो पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया। उसके बाद बोलता है फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपने पढ़ रखा है मेरे से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप इनमें से कोई भी मेथड लगा के आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप 2 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि टाइप 2 के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे आते हैं। तो टाइप 2 का क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। और यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन, है ना, आपको यहीं से देखने को मिलेगा टाइप 2 से ही, कि जिसमें k का वैल्यू आपको या m का या n का, कोई x और y को छोड़कर किसी अदर वेरिएबल का वैल्यू पूछा जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस इक्वेशन में कहीं k नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे k दिख रहा है। इसी k का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पे 2 तरह के क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। एक तो डायरेक्ट आपको आएगा सो दैट करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k, है ना, या p q, कुछ भी पूछा जा सकता है, वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछेगा। ये हुआ सेकेंड टाइप। सो दैट करने वाला है तो वो हो गया टाइप 1। तो मैं यूनिक सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, अभी बताया सो दैट पे। इसका टाइप 2 में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k वाला सिखाऊंगा आपको कि किस तरह से सर, है ना, अगर यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे k का वैल्यू निकालेंगे और एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए एक एक कर सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही स्टाइल है दोस्तों, गिवन इक्वेशन लिखेंगे कि गिवन इक्वेशंस है क्या। तो आप बोलेंगे सर x - 2y + 3 इधर आया तो -3, अब तब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे दोस्तों। और यहाँ है 3x प्लस का ky -1 इज इक्वल टू 0,
है ना। कंडीशन तभी लगाएंगे जब राइट साइड 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आपको कह रहा है ऑलरेडी, क्या कह रहा है कि सर हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ लिखिए सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो देयरफॉर, है ना, हम लोग कह सकते हैं क्या, A1/A2 का रेशियो कभी भी बराबर नहीं होगा सर B1/B2 के रेशियो के। अब आप देखिए A1 x का कोफिशिएंट, तब x के बगल में कुछ है ही नहीं है, तो क्या है 1 है, लेकिन यहाँ x के बगल में देखिए क्या है +3 है ना, तो आप यहाँ +3 लिखेंगे। नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू दीजिए। B1 y का कोफिशिएंट है, तो y के बगल में देखिए क्या है 2, लेकिन इसके आगे क्या चीज़ का साइन है माइनस का, तो -2 होगा दोस्तों, +2 नहीं। कोफिशिएंट मतलब साइन के साथ, यहाँ y का वैल्यू देखें तो +k है, तो आपने +k लिखा। जब इस तरह का सिचुएशन बनेगा ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो k × 1 k आया, 3 × 2 आप बोलेंगे सर -6, और नॉट इक्वल टू था तो नॉट इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। अब लड़के यहीं पे आंसर करके छोड़ देते, जबकि ये गलत है ना, ये आपका आंसर नहीं हुआ। तो आप अपना आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि आप अपना आंसर क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे हेंस द गिवन, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, unique solution for all real values of k, है ना, except है ना k -6, ठीक है दोस्तों, चाहे अदर देन -6 कर दीजिए, एक्सेप्ट, है ना, अदर देन -6, अदर देन -6, आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। लेकिन लड़के क्या करते हैं गलती कि सर यूनिक सॉल्यूशन है तो k नॉट इक्वल टू -6 से ही आंसर हो गया। अरे नहीं, ये कहा जा रहा है ना कि k का वो सभी वैल्यूज़ जो होंगे वो वैलिड होंगे, सारे वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ ले सकते हैं k का, एक्सेप्ट -6 जो होगा उसको छोड़ के। आप समझ रहे हैं मेरी बात, फिर से आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना, k के सारे रियल वैल्यूज़ इसके आंसर हो सकते हैं, बस नहीं जो हो सकता है वो कौन है दोस्तों, -6। -6 को छोड़ के k के जितने भी रियल वैल्यूज़ होंगे सारे के सारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे। तो आप लिखने का भी आप आंसर याद रखिएगा, इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ये नहीं कि k = -6 किया और आपका आंसर आ गया, नहीं, ये कह क्या रहा है कि k बराबर -6 नहीं हो सकता है, माने -6 को छोड़कर k के सारे रियल वैल्यूज़ इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो टेक योर टाइम प्लीज़, है ना। अब यहाँ से हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, तो आइए इसको मिटाते हैं दोस्तों। बस 2 ही टाइप चलेगा दोस्तों, तो यूनिक सॉल्यूशन का एक सो दैट कैसे बनाना है वो सिखा दिया आपको, है ना। उसके बाद वैल्यूज़ अगर फाइंड करने के लिए यूनिक सॉल्यूशन में आता है तो वो कैसे करेंगे, और फाइंड दी अगर सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना तो फिर आपके पास 3 तरह का मेथड मैंने सिखा रखा है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है ना, और एक एक करके मेरे सारे वीडियोस को देखें और तब इस, है ना, एक्सरसाइज पे आए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारा कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, है ना। क्वेश्चन कहता है क्या, सो दैट, ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अब इक्वेशन लिखेंगे दोस्तों 4x + 6y = 7 है, और दूसरा इक्वेशन है 12x + 18y = 21, has infinitely many solution, has infinitely many solution, ठीक है दोस्तों, ये है पूरा आपका डिटेल।
तो कभी भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ना तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस लाइन के आगे नहीं मिलेगा, ये नीचे में लिखा रहता है दोस्तों। तो हड़बड़ी में कहीं आप छोड़ ना दीजिए, इसलिए आप एक बार टॉप टू बॉटम ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन मैं लेके चल रहा हूँ वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन का, ठीक है ना। अब आप सीखिए कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन में कैसे सो दैट करेंगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशन। तो ये टाइप 1 है सो दैट वाला, तो गिवन इक्वेशन लिखिए। बड़ा इजी चैप्टर है, आराम से हम लोग हैंडल कर लेंगे। 4x प्लस का 6y, अब +7 इधर आएगा तो -7 बराबर 0, इसको फर्स्ट मान लेंगे। सिमिलरली 12x प्लस 18y प्लस 21 है तो इधर आएगा तो -21 बराबर 0, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड फ्रेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने बोला नहीं सर। अब कंडीशन आप लगा सकते हैं, तो अब हेयर करके लिखिए, क्योंकि सो दैट करना है ना, तो रेशियो निकालेंगे अलग अलग। A1/A2 का रेशियो, तो आप कहेंगे A1 क्या है सर, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है +4। A2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है 12 है, तो आपने 12 लिखा। बहुत बढ़िया बात सर। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो ये आ गया 1/3। अच्छा सर, अब B1/B2 का रेशियो निकालिए। B1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो यहाँ y के बगल में क्या है +6। B2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट प्लस का 18, कैंसिल कीजिए, ये भी 1/3 आया सर। अच्छा सर, एंड अब निकालेंगे C1/C2 कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है दोस्तों -7, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है दोस्तों -21, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये भी क्या है दोस्तों 1/3। अब आप यहाँ लिखेंगे सिंस A1/A2 का रेशियो बराबर आ गया B1/B2 के, बराबर आ गया C1/C2 के, हैंस अब आप आराम से कह सकते हैं हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये आपका एक है ना, प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, कि सारे के सारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी रेशियो 1/3, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर इन्फिनाइटली मिनी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं तो आप सेपरेटली A1/A2 का रेशियो निकालें, B1/B2 का रेशियो निकालें और C1/C2 का रेशियो निकालें। अगर सर तीनों रेशियोज अगर आप पास में बराबर है ना, तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब एक सो दैट देख लीजिए, अब इन्फिनाइट का केस देखेंगे फाइंड वाला में। तो आइए फाइंड वाला में देखते हैं दोस्तों, है ना। इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने में आपको आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए दोस्तों मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है ना। अभी मैं छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल राइज करूँगा और जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन को लेकर आपको सॉल्व करवाऊँगा और आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और अगर वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, है ना, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और मन लगा के पढ़ने के लिए कहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर, है ना, इक्वेशंस। अब इक्वेशंस क्या क्या है यहाँ लिख रहा है कि हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू आपको 7 दिया हुआ है और k+1 इंटू का x और 1 + 2y 1 - 2k, k+1 इंटू एक्स और 1 - 2k है दोस्तों, 1 - 2k इंटू y
1 - 2k इंटू वाई बराबर दिया हुआ है आपको 5k - 4, है ना। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एक इक्वेशन बड़ा इजी होगा और एक में बड़ा लेंदी के का वैल्यू घुसाया हुआ होगा, ठीक है। चाहे इधर वाला भी जो इक्वेशन होगा इसी की तरह कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस तरह इक्वेशन जितने भी आपको बनेंगे ना, वो सारे मैं करवाऊंगा एक एक कर कर। अभी आप सीखते चलें, है ना, धीरे धीरे सीखें। फिर जब अगर आप सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड हम खुद ले आ देंगे आप लोग का, ठीक है। सर सॉल्यूशन करना है हमको तो फाइंड द वैल्यू निकालना है, ये तो टाइप 2 वाला सवाल है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिखेंगे कि आपके पास गिवन इक्वेशन क्या था। तो आप आराम से लिखिए गिवन इक्वेशंस। तो 2x माइनस का 3y प्लस 7 इधर आया दोस्तों, तो -7। याद रखिएगा राइट साइड 0 होगा तभी कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, इधर था k + 1 इंटू एक्स और 1 - 2k इंटू वाई। अब देखिए ये एक बोरी में बंद कर दीजिए, इसको एक टर्म समझिए, इसके आगे का साइन प्लस है तो इधर आया तो माइनस हो गया। अब ब्रैकेट के साइन को डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों, है ना। बहुत सारे लड़के इधर क्या करते हैं, माइनस का 5k ऐसे लिखेंगे, माइनस का 5k प्लस का 4, ऐसे कभी मत लिखिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे, है ना। इसको आपको सिंगल टर्म मानना है। अगर 3 टर्म भी रहता ब्रैकेट के अंदर तो उसको भी सिंगल टर्म मानते हैं। अगर उसके आगे माइनस का साइन है तो इधर आता तो प्लस, और अगर उसके आगे कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस है तो इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली माइनस होगा। अब आपके पास कंडीशन क्या है, तो आप कंडीशन को ध्यान से पढ़िए, हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ लिखिए सिंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट लिख दिए, इसमें लिखने में टाइम नहीं लगा। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि सर क्या A1/A2 का रेशियो बराबर आएगा B1/B2 के रेशियो के, बराबर आएगा C1/C2 के रेशियो के, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सीखेंगे। अब A1 क्या है, फिर से पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या दिख रहा है, +2। A2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो अब x के बगल में जो भी नंबर है ना वही कोफिशिएंट होता है, वो लिख दीजिए। साइन अगर प्लस में है तो प्लस लिखा गया। B1 पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देख रहे हैं ना, y के बगल में क्या है -3, तो आप -3 लिखें। B2 क्या है, तो y के बगल में क्या है नंबर 1 - 2k, तो आपने 1 - 2k लिखा। अच्छा सर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे -7। यहाँ का कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा टर्म है ना कांस्टेंट, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस ज़रूर लिखेंगे। तो ये आपने लिख दिया A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। अब आप अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर हमसे पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि व्हेनेवर 3 टर्म्स आर इक्वल देन यू हैव टू मेक 3 केसेस, व्हेन फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल केस 1, व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वल केस सेकेंड, है ना, व्हेन सेकेंड एंड थर्ड आर इक्वल तो केस थर्ड। तो इस केस में कभी भी अगर आपको एग्जाम में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको 3 केस बनाने होंगे। बहुत टीचर लोग 2 केस बनाते हैं और स्कूल में भी 2 ही केस बनाया जाता है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि 3 केस अगर बनाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, और आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये सही है या गलत। तो आप तीनों केस लेके बनेगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो केस 1 हम लोग फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो 2/k + 1 -3/1 - 2k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 2 का गुना होगा 1 - 2 को में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 - 2k में, और -3 से मल्टीप्लाई होगा k + 1 में। तो कुछ नहीं किए, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना। अब आराम से सर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 = 2, माइनस है तो दिए -4k, फिर यहाँ होगा -3k, माइनस प्लस -3 × 1 = 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन का आपको आता होगा। बस कुछ नहीं किया दोस्तों, जो जैसा साइन था उसको ऐसा किए। अब क्या करते, k वाले को एक तरफ, तो -4k, ये -3k इधर आएगा दोस्तों, तो प्लस का 3k, -3 राइट साइड तो ऑलरेडी था, और ये +2 अगर राइट साइड जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है।
अब आप देख ही रहे होंगे कि निगेटिव का वैल्यू बड़ा है सर, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। और 4k में से 3k जाएगा तो बचेगा माइनस का k। ये दोनों टर्म निगेटिव है, काम करिए जोड़ने का, चिन्ह दीजिए माइनस का, तो माइनस से माइनस खत्म। तो देयरफॉर k का वैल्यू इस केस में कितना आया दोस्तों? आप बोलेंगे सर केस 1 में तो 5 आया। अब आइए केस 2। केस 2 जब आप सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कीजिए, ठीक है, तो -3 अपॉन क्या है दोस्तों? 1 - 2k। आपने लिखा 1 - 2k। कांस्टेंट टर्म क्या है? आपने बोला माइनस का 7 है सर। नीचे में क्या है? तो -5k - 4। चलिए अब आराम से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 का सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, -3 है ना। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा गुना में, और 3 का गुना हो जाएगा 5k - 4 में। जबकि यहाँ पे देखिए -7 है और ये प्लस में, तो आंसर तो माइनस से ही गुना होगा। तो -7 का गुना कर दीजिए 1 - 2k में। अब आराम से बस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा, आपने बोला सर 15k, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा, आपने बोला 12, सर माइनस प्लस माइनस 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, और k था तो k लगा दिए। अब k वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो 15k ये प्लस 14k इधर आएगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस का 14k माइनस का 7, ये -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12। अब 15 में से 14 जाएगा दोस्तों, तो सिर्फ k बचेगा ना, 1k नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, हमेशा k लिखा कीजिए। और निगेटिव का वैल्यू देखिए छोटा है, पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, तो आंसर प्लस में आएगा। बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों? तो इस केस में भी k का वैल्यू कितना आया? 5 आया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग केस थर्ड को लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा दोस्तों। आइए केस नंबर थर्ड। तो ये सारे क्वेश्चन जो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के जो सवाल होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। और एग्ज़ाम में आप उम्मीद करिए कि आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब आइए केस नंबर थर्ड। केस थर्ड में मैंने क्या बोला दोस्तों? फर्स्ट सेकंड को लिया, सेकंड थर्ड को लिया, फर्स्ट थर्ड को ले लीजिए। तो पहला है आपका 2/k+1, और इधर था माइनस का 7/- 5k - 4। अब देख रहे हैं माइनस से माइनस पहले ही काट दीजिए, टेंशन ही खत्म। अब इस 2 का गुना इसमें करना होगा 5k - 4 में, और +7 से गुना करना होगा k+1 में। गुना कीजिए दोस्तों, 2 5 जा, आपने कहा सर 10k, प्लस माइनस -4 2 जा 8, सर दोनों प्लस में है तो 7k, ये भी दोनों प्लस में है तो प्लस का 7। आपने k को एक तरफ कर लेना है, ठीक है, तो +7 था इधर, -8 उधर जाएगा तो दोस्तों तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ध्यान से कि सर 10k में से 7k जाएगा तो 3k बचेगा, और 8 7 कितना हो गया दोस्तों? 15। काट दीजिए 5 बार में, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हुआ? 5 हुआ। अब आप देख रहे हैं कि तीनों केस में k का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना था, क्योंकि यहाँ 3 केस बन रहा था, ये तीनों, ये भी रेशियो बराबर, ये भी रेशियो बराबर, ये भी रेशियो बराबर, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, k का वैल्यू सब जगह क्या आना चाहिए था? सेम आना चाहिए था। तो हेंस आप क्या बोलेंगे? k = 5। यही आपका क्या हुआ दोस्तों? फाइनल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो टेक योर टाइम प्लीज़। तो आज दोस्तों हम लोगों ने देखा, 2 कंडीशन सीखा। एक कंडीशन सीखा फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए सो दैट कैसे करते हैं, और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k कैसे करते हैं। फिर हमने कंडीशन सेकंड देखा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब रहेगा तो उसके लिए सो दैट वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद सर फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाले सवाल रहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिए कि एग्ज़ाम में फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाले सवाल आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ऐसे सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अगले क्लास का वेट करना है। जब अगले क्लास में मैं नो सॉल्यूशन के क्वेश्चन करवाने के बाद, नॉन जीरो सॉल्यूशन करवाने के बाद जब बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों ना, तो फिर मैं खुद बोलूँगा कि अब आप एलिजिबल हो कि आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सॉल्व करें। और फिर
सॉल्व करने के दौरान किन्हीं भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो वो सीधे इस कमेंट बॉक्स के नीचे में जाइए, क्वेश्चन संख्या लिखिए, क्वेश्चन का नंबर लिखिए, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, चाहे वो आर डी शर्मा से हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल से हो, चाहे वो कोई भी बुक से हो। कंडीशन वाला क्वेश्चन आप आराम से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका एक डाउट क्लास लेकर सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो सारे बच्चे का कॉमन अगर कुछ क्वेश्चन आएगा ना, तो मेहनत कम पड़ेगा हमको, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। अगर दोस्तों है ना मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको पसंद आ रहा है ना, तो कृपया करके लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो को शूट करने में और उसको अपलोड करने में, है ना। शायद अगर आप इस जगह पे रहते तो आप एक टीचर की अहमियत को समझ पाते, ठीक है ना, कि एक ऑफलाइन में जितना मेहनत नहीं लगता है ना दोस्तों, उसका 4 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स जो है मेहनत लगता है आपको, है ना, ऑनलाइन पढ़ाने में। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। इसलिए किसी भी है ना टीचर का मेहनत को वेस्ट मत होने दीजिए, ठीक है ना। ये टीचर आप ही लोग के भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो हम लोग अपने समय में हम लोग को कोई पढ़ाने वाला नहीं था, ठीक है ना, ढंग के टीचर नहीं थे, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नहीं चलो भाई, मेरे पास जो भी नॉलेज है ना, तो जितना हो सकता है मैं फ्री में आप लोग को ये नॉलेज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको लेते रहें दोस्तों। बहुत अच्छे जगह आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको नहीं मालूम है, लेकिन जैसे 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 सीढ़ी आप चढ़ना शुरू करेंगे ना मेरे साथ ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह का लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ या साइंस पढ़ाता हूँ। बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।